वेलकम टू स्टैट्स गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज एंड नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में से ये एवरी ईयर जो है एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो सब मेजर कॉजेज की जिनकी वजह से 1857 की जो लड़ाई है वो लड़ी गई, और जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया और इंडिया में जो है वो क्राउन रूल जो है वो शुरू हुआ। तो ये जो कॉजेज है फ्रेंड्स, ये अलग अलग कॉजेज हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल कॉजेज की, हम बात करने वाले हैं रिलीजियस कॉजेज की, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इश्यूज की, हम बात करने वाले हैं मिलिट्री कॉजेज की। तो हम ये सब चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से 1857 की जो लड़ाई है वो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यानी जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक नई नीति शुरू की। जब वो गद्दी पे बैठा, जब उसका रूल शुरू हुआ तो उसने क्या किया, मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड डलहौजी था ये गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है, एंड ही वाज वेरी यंग एट द टाइम। मतलब उसका ये, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही यंग एज का गवर्नर जनरल था, ही वाज क्वाइट विटी। तो उसने क्या किया, उसने भारत में जो जितने भी राजा रानी थे इनका रूल खत्म करने के लिए उसने जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया। उसने क्या किया, उसने कहा, उसने उस पॉलिसी का नाम दिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सीधा सा मतलब है कि ऐसा राजवंश जिनकी खुद का कोई सक्सेसर नहीं है, यानी राजा जिसका खुद का कोई बेटा नहीं है, कोई खुद का सक्सेसर नहीं है, तो वो किसी भी सक्सेसर को, अपने वंशज को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। यानी पहले क्या होता है रॉयल फैमिलीज में कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है, मतलब उसका कोई, उसके हायर का कोई सक्सेसर नहीं है, तो वो क्या करता था, वो किसी बच्चे को गोद ले लेता था। लेकिन जब डलहौजी गद्दी पे बैठा तो उसने एक नीति अपनाई जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया, जिस नीति में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि कोई भी राजा अब किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, उसको अपना वंशज नहीं बना सकता। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे राजा रानी या ऐसे राज परिवार जिनका कोई भी आगे सक्सेसर नहीं था, वो राज परिवार डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाते थे। यानी उनकी जो जागीर होती थी वो किसके अंदर आ जाती थी, वो कंपनी के अंदर आ जाती थी। सेकेंड रूल था, जो सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड जो कॉज था, पॉलिटिकल कॉज था 1857 की लड़ाई का, वो ये था कि जो बहादुर शाह जफर था, हम सब जानते हैं कि लास्ट मुगल एम्पर वाज बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर माना हमने कि एक वीक सक्सेसर था और एक वीक राजा था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो बहादुर शाह जफर को इसको बिल्कुल भी वैल्यू करना छोड़ दिया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो जहांगीर के टाइम पे इंडिया में आई थी, इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी, उन्होंने इस लास्ट मुगल एम्पर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी कोई भी जो नया डिसीजन वो लोग लेते थे उसमें कोई भी इम्पोर्टेंस या उसमें कुछ भी बहादुर शाह जफर से पूछा नहीं जाता था। हालांकि वो इंडिया का उस समय पे एम्परर था, मतलब लोग जो थे वो बहादुर शाह जफर की बात को ज़्यादा मानते थे, उसको ज़्यादा फॉलो करते थे। लेकिन कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहादुर शाह जफर से कोई भी राय लेना मायने नहीं रखता था। थर्ड रीज़न था 1857 की लड़ाई का कि जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। लाइक बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर्स थे जिनको पेंशन जो है वो ग्रांट की जाती थी, लेकिन कुछ करप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स की वजह से जो ये इंडियन रूलर्स थे, जो जागीरों के जो रूलर्स थे, उनको उनके हक जो है वो नहीं मिल रहे थे, उनको पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही थी, उनको उनके हक से वंचित किया जा रहा था। फोर्थ, इसमें जो फोर्थ जो कॉज बना 1857 की लड़ाई का, वो ये बना कि जितना भी जो एम्प्लॉयमेंट थी उसको
उसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यानी जो अच्छे ऑफिसर्स होते थे, अच्छे यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, उनको ज़्यादा अच्छा पोस्ट दिया जाता था, लेकिन जो इंडियन ऑफिसर्स होते थे या इंडियन रॉयल ऑफिसर्स भी जो होते थे, उनको भी कोई अच्छी नौकरी नहीं दी जाती थी। तो एक रीज़न हमारे पास ये बन गया 1857 की लड़ाई होने का। एंड लास्ट जो कॉज है, पॉलिटिकल कॉज जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, वो है करप्ट कंपनी ऑफिशियल्स। ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे जो क्वीन की बात को नहीं सुन रहे थे। वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे करप्ट हो रहे थे, यानी वो किंग से भी पैसे ले रहे थे, वो जनता से भी पैसे ले रहे थे, और सैलरी पे तो वो लोग वर्क कर ही रहे थे। तो ये थे हमारे पास जितने भी थे पॉलिटिकल रीजंस 1857 की लड़ाई के लिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये पॉलिसी किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और ये कहाँ पे लगी थी? ये बहुत सारी जगहों पे लगी थी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई गई थी, जिसमें से जो झांसी था, झांसी एक ऐसा सेंटर था जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाई गई थी, और जहाँ पर इसका असर जो है बहुत साफ साफ देखने को मिला था। इकोनॉमिक कॉजेस की, इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग कॉजेस हैं जिनकी वजह से जो लोग थे, लोगों में जो ये विद्रोह की जो आग है वो भड़की हुई थी। जैसे अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी लैंड जो लोगों को मिल रही थी, यानी जिनको इनाम के रूप में तौर में जो जागीर दी गई हुई थी, उन लोगों से विलियम बेंटिक ने, ठीक है, अगेन विलियम बेंटिक, अगर हम बात करें गवर्नर, तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, धीरे धीरे उन लोगों से ये जो लैंड्स थी वो छीनना शुरू कर दिया। तो एक ये रीज़न था जहाँ पे लोगों को लगा कि लोग, क्योंकि किसी के पास अगर उस समय लोग देखो जॉब नहीं करते थे, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई लोगों के पास फिक्स्ड या परमानेंट इनकम कहीं से आ रही है, तो किसी के पास ज़मीन है, जायदाद है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। तो जब लोगों से उनकी ज़मीनें हड़पना शुरू हुई तो लोगों को लगा कि कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है। और एक रीज़न और बना कि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों में क्या है, जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं या जितने भी इंडियन पीपल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको हाई रैंक जॉब्स नहीं दी जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, ये हर जगह पे फैल रहा था। उसके बाद एक और जो ये सिस्टम थे, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया, इन सबको मैंने डिस्कस किया है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर आपको इन सबका जो है वो डिस्क्रिप्शन आराम से मिलेगा। तो जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया और परमानेंट सेटलमेंट, तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये ब्रिटिशर्स जब लेकर आए, ऐसी पॉलिसीज जब ब्रिटिशर्स लेकर आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया में जो पुरानी हायरार्की चली आ रही थी, राजा महाराजाओं के टाइम से जो जागीरदारी का जो सिस्टम है जो चला आ रहा था, वो कहीं ना कहीं पर चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो और यही इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, यही एक रीज़न बनी इतने सारे रीजन्स में 1857 की लड़ाई। बात करें कि ऐसे कौन से सोशल कॉजेस थे जिनकी वजह से ये जो 1857 की लड़ाई है ये हुई, तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जितने भी ये हमारे सोशल मैटर्स थे, लाइक सती प्रथा, हमें पता है कि हमारे इंडियन सिस्टम में जो सती प्रथा थी, ये एक टाइम पे अकबर ने बंद करवा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे ये प्रथा जो थी वो प्रिवेलिंग थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि ये जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, तो ऐसे हमारे जो ये हमारे कल्चर में ये लोग क्या करने लग गए, इंटरफेयर करने लगे। तो कुछ ऑर्थोडॉक्स, हम ऑर्थोडॉक्स नाम ले सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है, ये लोग अब हमारे जो रिलीजन है उसमें भी क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी रिलीजन नहीं, हमारे जो सोशल मैटर्स हैं, ठीक है, हमारे जो सामाजिक जो हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ढांचा जो हमने बनाया है, उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भी गुस्सा था, जो हिंदू लोग थे यानी या जो इंडियन लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनको इस बात पे भी
भी गुस्सा था कि ये हमारे कल्चर के साथ, हमारे सोशल मैटर्स के साथ ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। और हर जगह पे जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। यानी लोगों को बोला जा रहा था कि वो क्रिश्चियन धर्म जो है उसको अपनाना शुरू करें। तो इंडियन कल्चर जो था और इंडियन सिविलाइजेशन थी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी वेस्टर्न एजुकेशन को। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक कॉज था 1857 की लड़ाई के होने का। बात करते हैं हम रिलीजियस कॉजेस की। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन शुरू कर दी। पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि जो हिंदू लोग हैं या जो मुस्लिम लोग हैं, या उनको क्या किया, धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जो है वो अपनाने पे जोर देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने लोगों को इसके लिए जागरूक करना शुरू कर दिया कि वो ये रिलीजन अपना हिंदू धर्म छोड़ के या मुस्लिम धर्म छोड़ के वो क्रिश्चियन धर्म को क्या है अपनाना शुरू कर दिया। और साथ के साथ जो ये लोग थे, इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि जो जितने भी हिंदू रिलीजियस लॉज हैं वो सब क्या है, इलीगल हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो हिंदू रॉयल क्लासेस के जो राइट्स थे वो भी उन्होंने साथ के साथ में क्या कर दिए, डिसमिस कर दिए, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया, ठीक है। जब भी कहीं पर किसी भी कंट्री के सोशल या रिलीजियस चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो ईगो है वो हर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये एक सोशल और रिलीजियस कॉजेज जो थे ये बहुत इम्पोर्टेंट कारण थे इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने के। हम बात करते हैं मिलिट्री कॉजेज की। तो मिलिट्री कॉजेज में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने एक नई ही पॉलिसी शुरू कर दी और वो पॉलिसीज थी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की। जो सोल्जर्स थे उनके बीच में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, यानी उनके धर्म को लेकर भेदभाव करना शुरू कर दिया, ठीक है। दे ऑल्सो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर्स। देखिए यहाँ पर क्या होता था कि मिलिट्री में क्या होता था कि कुछ जैसे कुछ जो सोल्जर्स होते थे, लाइक कुछ आर्मी जो मिलिट्री पीपल जो होते थे, लाइक जैसे जाट हो गए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड पे माने जाते थे, हाई लेवल पे माने जाते थे ये लोग, और ये लोग अपना ट्रांसफर्स नहीं लेते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके जो लोग थे उन्होंने, उसके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी, ये एक्सेप्ट नहीं किया, और ऐसे जो हाई रैंक ऑफिशियल्स या हाई, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे कमांड्स जो खुद को बहुत हाई रैंक पे रखती थी, उनके ट्रांसफर्स भी करने शुरू कर दिए। तो ये भी एक जो लोग थे उनके मन में जो है गुस्से का कारण बन गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सैलरी इशू। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था ये बात कि सैलरी के इश्यूज थे, जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हाई रैंक्स थे वो दिए जाते थे वाइट पीपल को, यानी आर्मी में जो अच्छे रैंक्स होते थे वो दिए जाते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और जो लो रैंक जॉब्स होती थी, लो प्रोफाइल जॉब्स होती थी, वो दिए जाती थी इंडियंस को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सैलरी है, जो हाई रैंक ऑफिसर होगा उसकी सैलरी हाई होगी, लेकिन जो लो रैंक पे वर्क कर रहा है, जिसकी जॉब प्रोफाइल लो है, उसकी सैलरी भी कम होगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो जाता है, सैलरी का इशू क्रिएट हो जाता है। अब ये जो हाई रैंक ऑफिशियल्स थे ये वॉर टाइम पे आगे नहीं जाते थे, फुट फ्रंट पे नहीं लड़ते थे, लेकिन इंडियन सोल्जर कहीं पे भी आर्मी में, कहीं पे भी बैटल फील्ड पे इन लोगों को सबसे आगे भेजा जाता था, रिस्की जॉब्स इनको दिए जाते थे। तो ये भी एक रीजन बन रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद बात करते हैं इमीडिएट कॉज कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एकदम से ही ये जो विद्रोह है, ये जो क्रांति है, ये भड़क गई। लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया, बिकॉज इट वॉज नॉट अ प्लान वॉर। ये जो विद्रोह था ये कोई प्लान विद्रोह नहीं था, बस ये क्रांति एकदम से भड़क गई। लोगों का जो गुस्सा है वो एकदम से फूट गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो इमीडिएट कॉज क्या था हमारे पास, इमीडिएट कॉज था न्यू ग्रीस्ड कार्पेट्स
जिसमें क्या लगा हुआ था, फैट ऑफ पिग एंड काउ। यानी जो ब्रिटिश आर्मी में जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनको क्या दी गई थी, उनको नई राइफल्स दी गई थी, और उन राइफल्स में क्या था, जो गाय और जो सुअर है उसकी जो चर्बी थी वो लगी होती थी। तो जब भी उन राइफल्स को चलाना होता था तो वो उसको मुंह से मतलब खोलना पड़ता था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, जो भी चाहे वो हिंदू सोल्जर था चाहे वो मुस्लिम सोल्जर था, उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो गया था, ठीक है। तो ये इमीडिएट कॉज था। इस कॉज की वजह से जो ये क्रांति है 1857 की, ये एकदम से भड़क गई, प्लान कुछ नहीं किया गया और बस लोगों में जो गुस्सा है वो भर गया। अब अगर हम बात करें कि ये जो रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को हम सिर्फ सिपाही म्यूटिनी नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, अगर हम तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ क्या थी, एक सिपाहियों द्वारा किया हुआ एक विद्रोह था। नहीं, लेकिन हम इसे सिपाहियों द्वारा किया हुआ विद्रोह नहीं बोल सकते, कि जैसे हमने बात की कि इस लड़ाई के बहुत ही अलग अलग कारण थे। अगर सिर्फ ये एक सिपाही म्यूटिनी होती तो हमारे पास सिर्फ मिलिट्री कॉजेज होते, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि हर तबके के जो लोग थे वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे, पॉलिसीज थी, उनसे परेशान थे। तो इट वॉज नॉट अ सिपाही म्यूटिनी ओनली, इट वॉज अ नेशनल रिवोल्ट, ठीक है, एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी के लिए लड़ा हुआ पहला युद्ध। सब लोग, ऑल्दो सबका रीजन सेम नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोग जो हैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं। और ये जो लड़ाई की जो ज्वाला है ना, ये हर पूरे नेशन में भड़की हुई थी, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको नेशनल रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।